सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। इग्नू का थर्ड ईयर का हिस्ट्री का कोड है BHIE 14 जो कि पर्यावरणीय इतिहास के बारे में दर्शाता है। तो इसके हम सेकंड चैप्टर के बारे में आज कवर करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके पर्टिकुलर उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। हमारे सेकंड चैप्टर का नेम है पर्यावरण और प्रारंभिक समाज, आखेटक, संग्रहक एवं यायावर खानाबदोश समास। देखो ये क्या है, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि पर्यावरण और प्रारंभिक समाज का प्रथम, ठीक है, ये प्रथम है, समझ में आ रहा है। का ऐतिहासिक काल तो हम अपने 2.0 में देखेंगे उद्देश्य। तो एक होता है ऐतिहासिक काल होता है और एक अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ना पूरा ऐतिहासिक हो, ना पूरा प्रागैतिहासिक हो, या फिर ना पूरा आधुनिक हो। ठीक है, ये आपका बीच का काल होता है, तो जिसे अर्ध ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो उस समय का पर्यावरण इतिहास क्या था, समाज कैसा अपना जीवन जीता था, समाज में जो जीवन जीने का लक्ष्य क्या था, समाज पहले अपने आप को क्या मानता था, इसके बारे में चैप्टर नंबर सेकंड के उद्देश्य हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। 2.1 के बारे में प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो भारत में पर्यावरण का इतिहास है ना, यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडिया हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अधिकांश बात की जाए तो भारत को पर्यावरण का इतिहास का सरोवर कहा जाता है। एक ऐसा सरोवर जिसमें आधुनिक से लेके और औषधियों से लेके जहाँ पर पूर्ण रूप से आधुनिक कला हो, उसके रूप में यहाँ के घटनाएं, यहाँ की सभ्यताएं, यहाँ की जो घाटियां हैं, उन घाटियों के माध्यम से हम भारत के इतिहास का ऐसा लिखा जोखा महसूस कर सकते हैं जो पूर्ण रूप से अन्य सभी देशों से विकसित माना जाता है। अगर बात कर ली जाए आपका मोहनजोदड़ो सभ्यता, आपका बोल सकते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता, या फिर मृतकों का टीला भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि भारत ने अपने आप में ही एक ऐसा इतिहास छुपा के रखा है अपने अपने आसपास के वातावरण में, जो अगर बोल सकते हैं कि इन वातावरण की पहलुओं का इतिहास आज तक किसी भी विषय या फिर किसी भी विश्व स्तर पर नहीं देखा गया है। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग एक बात और, कि अगर बात कर लेते हैं 1992 में गाड गाडगिल के द्वारा ये बात रहा गया कि जो पारिस्थितिकीय परिवर्तन है, वो सबसे ज्यादा समर्पण करने वाला जो देश है वो भारत ही है। भारत ही एक ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक की सौंदर्यता तथा प्राकृतिक का जो नेचर है, ब्यूटी ऑफ नेचर, वो पूरे विश्व स्तर पर इंडिया का नाम जो है सर्वोपरि या फिर फर्स्ट पोजीशन पे आता है। अगर इसके इतिहासों की बात कर ली जाए तो इसका इतिहास बहुत ही पुराणिक है। अगर बात कर लेते हैं भारत का इतिहास का भौगोलिक स्थिति, तो हिमालय की उच्च चोटियां भी पाई जाती है, पूर्वी पश्चिमी और मध्य व्यवस्था में सिंधु गंगा मैदान भी पाए जाते हैं और प्रायद्वीपीय भारत का स्वरूप भी पाया जाता है। तो भारत एक ऐसा उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है जो पूर्ण रूप से चारों दिशाओं के रूप में देखा जाए तो अगर तीनों दिशाओं में तो समुद्र से घिरा ही हुआ है, लेकिन एक दिशाओं से हिमपात की वजह से इस स्थान से भी आपका जलमग्न व्यवस्था भी देखने को मिलता है। अगर बात कर ली जाए अरावली की पहाड़ियां, विंध्यन की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर और पठार,
छोटा नागपुर का पठार, ये सारे जो है भारत के ऐतिहासिक स्थलों में से आज हम बखूबी महत्वपूर्ण रूप से इनका स्तर हम देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रस्तावना था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 2.2 के बारे में, ऐतिहासिक स्रोतों की प्रकृति। ऐतिहासिक स्रोत, स्रोत का मतलब होता है सोर्स, ऐतिहासिक यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ सोर्स था ना, जिसका स्थिति या फिर प्रकृति बात कर ली जाए, जिसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि अगर भारत का इतिहास हम अपने स्वरूप में देखा जाए तो लिखित स्रोतों के रूप में हम अपने आसपास के वातावरण में बखूबी देख सकते हैं। 26 लाख पूर्व तक जाना, इस स्थिति में देख सकते हैं कि अगर 26 लाख, कम से कम 26 लाख पहले की बात की जाए तो आपका डैनियल विल्सन के द्वारा बताया गया कि पृथ्वी जो है, आपको भी पता है कि बिग बैंग थ्योरी जो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में 11th 12th क्लास में, कि किस तरीके से पूरे पृथ्वी का मतलब एक विस्फोट हुआ और किस तरीके से पूरा विश्व अलग थलग हुआ और देश में परिवर्तन हुआ, महाद्वीप में परिवर्तित होते गए। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स डार्विन के द्वारा उन्होंने ये बताया, उसके अगले विद्वान हुए चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑन दी ओरिजन, ओरिजन का मतलब होता है उत्सर्जन, उत्पत्ति, यानी कि ओरिजन का मतलब होता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, उसके बाद स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, ये इनका पूरा बुक का नाम है, ऑन द ओरिजन स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये बुक का नाम है भाई। और प्रकाशित कब हुआ था, यानी कि ये पब्लिश कब हुआ था, 1859 में हुआ था। ठीक है, ओरिजन मतलब क्या होता है भाई, आपका उत्पत्ति होना, सर्जन होना। ठीक है, और स्पीसीज का मतलब होता है कि मतलब जीव जंतु। ठीक है, प्राणी। तो उसके बाद सर जॉन लॉकब्लॉक जो है उनके द्वारा भी ये एक घटना के रूप में लिखा गया। तो अलग अलग विद्वानों ने ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के रूप में अपने आप का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, दुनिया भर में ऐसी बहुत सी प्रचलित व्यवस्थाएं हैं जो आपके देख सकते हैं कि अलग अलग शोधकर्ताओं के रूप में हमें चरण के अनुसार देखने को मिला। चरण यानी कि बोल सकते हो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखने को मिला, जिसे हम पूरा पाषाण युग बोला जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण युग, उसके बाद नव पाषाण युग, उसके बाद उसके बाद ताम्र पाषाण युग, उसके बाद कांस्य युग, और उसके बाद लौह युग। इसमें क्या है भाई, पूरा पाषाण युग, इनमें कोई मध्य व्यवस्था नहीं देखेगा, इसमें ईंधन प्रयोग नहीं करता था मनुष्य। पूरा पाषाण युग क्या था, जिसमें मनुष्य था असक्षम था, बुद्धि नहीं था मनुष्य के पास, वो मतलब उसके पास सद्बुद्धि नहीं था, तो वो पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है मध्य पाषाण युग का रूप में देखा जाए कि इसमें क्या है कि मनुष्य ना मतलब सक्षम हुआ, ना ज्यादा विकसित हुआ, वो बीच बीच का रहा, इसीलिए मध्य, जिसे मिडल के रूप में देखा जाता है। उसके बाद नव पाषाण युग, मनुष्य ने क्या किया कि एक नई संरचना का जन्म लिया। अब नई संरचना के रूप में देखा गया, मनुष्य ने नव पाषाण युग में आपका देखने को मिला कि आगों का खोज करना शुरू कर दिया। आगों से मतलब आग जलाना, पत्थर को रगड़ के आग जलाने का जो प्रक्रिया है ना, नवपाषाण युग में हुआ। उसके बाद ताम्रपाषाण युग जो है आपका चौथा पॉइंट है, ये आप पेज नंबर 14 पे देख सकते हो। इसमें मनुष्य क्या है कि खानों को पका के धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद कांस्य युग, कांस्य युग में आने यानी कि जो आपके कांस्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि आपके जस्ता वस्ता, ये जो है ना जस्ता की बर्तन वगैरह देखने को मिलता है, तो ये कांस्य युग, यानी कि कांस्य सिक्के भी चलाए जाते हैं, कांस्य पदक भी आज दिया जाता है। तो उस तरीके का खोज जो है, संसाधन जो है, मनुष्य उस युग में करने लगा। उसके बाद लौह पाषाण युग, लोह पाषाण युग की बात कर ली जाए, सबसे पहले अगर लोहे का जो विस्तार विकास किस रूप में किया था मनुष्य, किसी को पता है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, कमेंट्स करके इसका आंसर बताइएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन से लोहे का विकास शुरू किया था, या फिर कौन से लोहे का मतलब खोज किया था। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स कीजिएगा इसका। ठीक है, अब उसके बाद हमारा बात कर लेते हैं, पत्थरों को रगड़कर औजारों को भी बनाना इसी युग में शुरू हो गया था। अब देखो, आप सोच रहे हो कि पत्थरों को रगड़ के औजार कैसे बनाया जाए, भाई बहुत सी चीजें हैं कि पत्थरों से बहुत सी चीजें बनाई जाती थी। नुकीले पदार्थ हथियार बनाए जाते थे, पत्थरों से कवच बनाए जाते थे, पत्थरों से आपके बोल सकते हैं कि अलग अलग इमारतों का निर्माण हुआ है।
ठीक है। अब जाके देखोगे चित्तौड़गढ़ किला हो गया या फिर राजस्थान में अरावली का मतलब अलग अलग किलाएं हैं। किला है वो आपका पूरा पत्थरों से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ पत्थरों की दीवार है। बहुत से तो राजस्थान के एरिया में जो आज भी पत्थरों के लोगों के मकान के दीवारें हैं आज भी। मेरी खुद की सगी सिस्टर रहती हैं, तो वहां पे जो रहती हैं उनका घर का जो दीवार है पर्टिकुलर पूरा एक पत्थर से बस ऊपर से, हाँ, ऊपर से बस पीओपी वगैरह करके थोड़ा चिकनाई वगैरह करके, लेकिन अंदर से पूरा जैसे ईंट की जगह पे पत्थरों की दीवार खड़ी की गई है और पूरा घर का लेंटर उसी पे स्टेबल है। यानी कि पहले जो सभ्यता विकसित था ना, आज की सभ्यता उस तरीके से विकसित नहीं है। अब आपका आज देख सकते हैं कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज सुना है सभी ने। वो कब 1800 के आसपास निर्माण हुआ था। हावड़ा ब्रिज का जो निर्माण है 1876 के आसपास जो है उसका निर्माण प्रोसेस शुरू होने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, बनकर तैयार हो गया आपका बोल सकते हैं कि 1936 के आसपास तैयार हो गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से चालू सुचालू हो गया था। ठीक है, हावड़ा ब्रिज को वो सरकारी के रूप में जो है 1961 के आसपास उसे लागू कर दिया गया। लेकिन आज हावड़ा ब्रिज का अगर बात की जाए, उसमें जो कंक्रीट यूज किए जाते हैं बिना एनी पेज के, यानी कि किसी भी नट बोल्ट के सहारे उस लोहे को पूरा एक लंबा लोहे का पुल बनाया गया है, जो उसमें पिलर्स नहीं है भाई। मतलब कोई भी उस नदी के मतलब बीच में पिलर ही नहीं है सपोर्ट के लिए उस पुल पे। तो क्या है, पहले की जो मतलब जो चीजें इन्वेंशन कर दी गई है, जो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, चाहे विदेशी वैज्ञानिकों ने ही किया है हावड़ा ब्रिज का मतलब निर्माण, लेकिन उनके द्वारा जो बनाई गई पुल है आज देख देख सकते हैं कि हमारे गली के सड़क जो है 2 साल हुआ नहीं गड्ढे पूरे हो जाते हैं। हाईवे का जो देखा देखा जाता है, सीवेज बना 2 साल हुआ नहीं, 1 महीने हुआ नहीं, लेकिन सीवेज पूरा उखड़ के पानी फेंकने लगता है। तो यानी कि क्या है, आज के टाइम पे जो है पूर्ण रूप से विकसित विकास तो है, लेकिन विकास का एक जो सोर्स होता है बेहतरीन, वो नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है पृथ्वी का इतिहास। पृथ्वी का एक इतिहास क्या है भाई। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं पृथ्वी का इतिहास। पृथ्वी का इतिहास कैसा है भाई। भूवैज्ञानिकों के द्वारा देखा जाए, भूगोल शास्त्रियों का देखा जाए, पृथ्वी का इतिहास जीवन का रूप में एक विकास स्वरूप दिखाता है। पूरा जीविक महाकाव्य, महाकाल काल्प जो है, यानी कि पैलियोजोरिक थे। इस इनके द्वारा ये मतलब इतिहास के बारे में बताया कि पृथ्वी का इतिहास क्या है। अलग अलग विद्वान ने अपने अपने तर्क रखा। मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प जो है मेसोजोइक ने बताया। ठीक है, उसके बाद तृतीय काल बताया भाई आपके टर्सियरी। ठीक है, उसके बाद चतुर्थक काल में बताया आपका क्वार्टरनरी। ठीक है, ये आपका क्वार्टरनरी का मतलब होता है कि 4, यानी कि 4। ठीक है, ध्यान रखना। जो आपके बोल सकते हैं कि ये इंग्लिश में आपका वर्णन किया गया है। पुराजीवी महाकल्प को क्या बोला गया है, पैलियोजोइक। उसके बाद मेसोजोइक, उसके बाद टर्सरियर, उसके बाद क्वाटरनरी। ठीक है, ये आपके काल के विभाजन किए गए हैं। इन चारों का काल का जो है इंग्लिश वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे और चौथे काल में, तो इसमें हम टर्सरियरी। हाँ जी बोलिए। टर्शियरी और का आपके क्वाटरनरी के रूप में देखा जाए तो हम, तो देखो इस काल में क्या हुआ कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये युग लगभग करीब 10 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। यानी कि ये जो यहाँ पे जो जीवन है वो आपके सेनोजोइक युग के 7 काल के विभाजन किया गया है। यानी कि जो सेनोजोइक है, जो आपका बोल सकते हैं कि मेसोजोइक के रूप में सेनोजोइक को भी जाना जाता है। ठीक है, ये काल का वर्णन किया गया है जो मध्यजीवी के रूप में देखा गया है। तो ये आपके अलग अलग होलोसीन के रूप में, और आपके बोल सकते हो कि प्लेस्टोसीन के रूप में और वर्तमान काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये काल का आरंभ था कि मतलब भारत का नहीं, पूरे विश्व के इतिहास के रूप में पृथ्वी का काल का विभाजन कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग लिख रहा है लगभग 25,80,000 वर्ष से लेके 1 करोड़ वर्ष, यानी कि एक 1 लाख वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निम्न पुराण
पूरा पाषाण युग कब है? 25 लाख वर्ष से लेके 1 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण युग कब देखा जाता है? आपका 2,50,000 से लेके 40,000 पूर्व के रूप में देखा जाता है। उच्च पूर्व पाषाण काल कब माना जाता है? 40,000 से लेके 12,000 पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण युग कब माना जाता है? 10,000 से लेके 5,000 पूर्व माना जाता है। उसके बाद नव पाषाण युग कब माना जाता है? 9,600 बीसी से लेके 2,000 बीसीई तक माना जाता है, यानी कि जो आज हम 2000 चल रहे हैं ना, इसके रूप में माना जाता है। नव पाषाण काल जो आज का टाइम चल रहा है वो क्या है? नव पाषाण काल चल रहा है। जीव विज्ञान अगर हम बात कर लेते हैं उसके बाद, तो सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, या फिर बोल सकते हो ललित विज्ञान, ललित कला, इन सभी कलाओं के रूप में धीरे धीरे विकास बढ़ता गया। धीरे धीरे मनुष्य अपने सद्बुद्धि के हिसाब से अपने व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए बोल सकते हैं कि अपने अनुसार विकास करने का साधन जुटाने लगा। साधन का मतलब इक्विपमेंट्स जुटाने लगा था। ठीक है, लाइक डेट, जैसे कि पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े करना, और बोल सकते हो गुफा चित्र बनाना शुरू कर दिया, सिक्के बनाना शुरू कर दिया, अभिलेख, अभिलेख की बोल सकते हैं, एक होता है शिलालेख होता है और एक होता है अभिलेख। अभिलेख होता है यानी कि बस लिखने की प्रक्रिया को, और शिलालेख होता है यानी कि किसी भी सिक्के या फिर बोल सकते हो किसी भी मूर्ति पर चित्र के साथ साथ लिखने की प्रक्रिया को शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट। मुद्राएं, मुद्राओं का यहाँ पे शुरू होने लगा, उसके बाद मूर्तियां बनाने जाने लगी, उसके बाद वस्त्र, उसके बाद पशु अवशेष किए जाने लगे, मानव अवशेष किए जाने लगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपका पूरा एक काल का विस्तार है कि धीरे धीरे कहाँ से मनुष्य कहाँ तक आते गया। अगर बोल सकते हैं नॉन पोर्टेबल आर्ट इफेक्ट्स जो है देखा जाए, जिसमें हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक रूप में देखा जाए। पुरातात्विक का मतलब होता है पुरानी, इस पुरानी आपके संसाधन जो होते हैं ना, वो पुरातात्विक कहलाते हैं। लाइक डेट कि हम देखते हैं कई बार, आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे समाज हैं भारत में जो आज भी पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी रीति रिवाज को चलते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? पुरातात्विक रीति रिवाज को आज भी माना जा रहा है। इस तरीके का हम बोल के उन्हें संबोधित करते हैं। ठीक है, संबोधित करते हैं यानी कि बताते हैं। तो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व थोड़ा अगर बात की जाए तो होमो प्रजाति पाई जाती है, जिसे जीन्स के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे अब जीन्स विकसित होते गए, आप लोगों को पता है कि जीन्स के माध्यम से ही हम अपने डीएनए के माध्यम से ही मतलब पता कर पाते हैं कि हाँ कितने वर्ष हो गया, कितने वर्ष मरे। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा ना कि जब मतलब किसी सुसाइड होता है या फिर कोई लाश मिलती है कि भाई कितने दिन हो गए इसे मरे हुए, कितने दिन पहले की ये लाश है। लाइक डेट, तो ये आपका क्या है? किससे पता चलता है? आपके जीन से, आपके डीएनए से, और आपके बोल सकते हैं कि आपके डीएनए में जो पाई, क्या कह रहे हो? हाँ, कार्बन 60 है ना। अच्छा, कार्बन ये तो पता है, कार्बन, कार्बन। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक पूर्णापाषाण काल भोजन संग्रहण चरण के रूप में रहा है। यानी कि प्रारंभिक पूर्णापाषाण काल रहा है ना, वो भोजन को कैसे संरक्षित, संग्रहण का मतलब होता है सेफ, स्टोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा ये काल रहा था। उसके बाद परिवर्तित पूर्वापाषाण काल आखेट संग्रह चरण के रूप में, आखेट, आखेट हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। आखेट का मतलब होता है कि आपका जो खाद्य पदार्थ है उसकी संरक्षण करना। ठीक है, और उसके बाद नवपाषाण खाद्य उत्पादन के चरण, यानी कि नवपाषाण काल में क्या है? खाद्य, यानी कि जो खाने की प्रक्रिया है, जो खाने का जो भोजन है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसका उत्पादन करने की विधि मनुष्य जान चुका। ठीक है, उसे ही बोला जाता है खाद्य उत्पादन चरण के रूप में। ठीक है, तो लंबे समय से धीरे धीरे इन चरणों का विकास हम देख सकते हैं, और पत्थरों से औजार बनाते हुए मनुष्य ने अपने आप को और अलग दुनिया से और अलग अलग मतलब बोल सकते हैं समस्याओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को मनुष्य ने पत्थरों से औजार बनाना शुरू कर दिया था। इसी प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य का जो ये स्थिति है, महत्वपूर्ण रूप से हम इस स्थिति के रूप में देख सकते हैं कि मनुष्य के अंदर धीरे धीरे अपने मतलब
सेफ्टी को लेकर समझदारी, सद्बुद्धि, सूझबूझ आ चुका था। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारा अगला टॉपिक है 2.3 आखेट संग्राहक। जन जानवरों के मामलों में अगर बात किया जाए तो शिकार करना एक आम बात था मनुष्य के लिए। पहले की बात की जाए तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा क्या था, आम क्या था भाई, शिकार करना। अपने अपने आप को जीवित रखने के लिए जो मानव जाति था ना, दूसरे का शिकार करके मतलब अपने आप को जीवित रखता था, चाहे वो जानवर हो जाए, चाहे आपके पशु पक्षी हो जाए, चाहे आपके बोलते जीव जंतु हो जाए। तो पहले मनुष्य क्या करता था, उनका शिकार करके, उनका आहार करके, उनका बोल सकते हो ग्रहण करता था। ठीक है, आहार के रूप में, भोजन के रूप में। ठीक है, आखेट के रूप में देखा जाए तो मनुष्य अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने अलग अलग भिन्नताओं जगहों पर रहकर अपने जीवन का निर्वाहन करता था। निर्वाहन का मतलब होता है अपने जीवन को जीता था, टाइम बोल सकते हो, लाइफ स्पेंड करता था। ठीक है, उसके बाद आखेट संग्रहण की बात करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी तरीके से प्राथमिक स्रोत सबसे बड़ा है कि औजारों का संयोजन करना है। यानी कि मनुष्य क्या था, असेंबलिएशन नहीं कर पा रहा था, मतलब अपने औजारों के रूप में, कि हाँ किस तरीके के औजार कैसे प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना। मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि कौन से सबसे पहले लोहे का कौन से धातु लोहे के रूप में आविष्कार किया गया था, मतलब कौन से औजार बनाया गया था लोहे का। ठीक है, सबसे पहले तो एक बार मेरे को कमेंट्स करके सभी स्टूडेंट्स बताइएगा। ठीक है, और सबसे पहले कौन से वाहन के रूप में एक चीज का आविष्कार किया गया था, यानी कि वाहन में जो आपके फोर व्हीलर होते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य ने एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या आविष्कार किया था, उसका भी कमेंट्स करके बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, हमारा अगला पॉइंट है, जैसे कि हम देख सकते हैं पूरा पाषाण संस्कृतियां। यानी कि संस्कृतियां क्या है पूरा पाषाण युग का, तो हम जैसे पैलियोलिथिक शब्द के रूप में देखा जाता है। ये जो पूरा पाषाण युग है, पैलियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरातात्विक व्यवस्था के रूप में जॉन लवलोक के द्वारा इसे विकसित किया गया था। पूरा पुरातात्विक या पूरा पाषाण युग है ना, ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, जॉन ब्लॉक के द्वारा। जॉन लव ब्लॉक है। ठीक है, तो ये 1865 में, यानी कि 1865 में इन्होंने बताया था कि जो मनुष्य है वो अलग अलग दर्शनों के अनुसार, अलग अलग कालों के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब जाने की प्रक्रिया के रूप में है। पत्थरों से औजारों का निर्माण करना सीख लिया था मनुष्य। इसी व्यवस्था के रूप में मनुष्य ने स्वयं को अब सुरक्षित भी मानने लगे थे। ठीक है, तो इस स्थिति में जिस तरीके से नदियों के किनारे आपके तलहटी हुआ करती थी, तलहटी का मतलब होता है कि बैंक ऑफ रिवर। बैंक ऑफ रिवर का मतलब होता है कि नदी के किनारा। ठीक है, बैंक ऑफ रिवर इंग्लिश में नदी का किनारा होता है हिंदी में। ठीक है, तो इस स्थिति में उसे तलहटी के रूप में हम देख सकते हैं। जो वहां पे अवसाद होते थे, अवसाद का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे या फिर समुद्र किनारे बहुत से मतलब पदार्थ गिरे होते हैं, चाहे कचरा हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। तो उस समय क्या हुआ करता था, मनुष्य के जीवन के लिए अलग अलग जो जानवर होते थे, जीव जंतु, तो कई बार मतलब किनारे पे आके मर जाया करते थे, क्योंकि समुद्र का एक लहर आता है, फिर वो मतलब ऊपर आके फिर रुक जाता है। तो मछलियां हो गई या फिर जीव जंतु हो गए, वो क्या है अपने साइड से, किनारे साइड से बहुत कुछ लेके आ जाते थे, तो वो किनारों पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो समुद्र क्या होता है, नदी क्या होती है, वो किनारों पे उन मतलब कचरे या फिर उन पार्टिकल्स को छोड़ देती है, उसी को हम अवसाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा आ जाता है पेलियो। ये क्या है, पेलियो मैग्नेटिज्म जो है आपके ये बता रहा है कि जिसमें आपके पोटाशियम की व्यवस्था पाई जाती है। पोटाशियम आर्गन इलेक्ट्रॉन्स संरचन के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें अगर मानव है धीरे धीरे अपने अंदर की कृतियों का भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। पूरा पाषाण जो है संस्कृति पर डिपेंड था, संस्कृति के मापदंडों पर भी डिपेंड था। अगर बात कर लेते हैं, इसमें औजारों का जो प्रयोग किया गया था, उसका सबसे बड़ा आवास या फिर हैबिट के रूप में देखा जाए, हैबिटेट के रूप में देखा जाता है।
आवास का मतलब होता है हैबिटेट, ठीक है। तो उसके चरण के रूप में देखा जाए तो जो हथियारों का वो प्रयोग करता था, सबसे पहले वो पत्थरों के हथियार बनाना शुरू किया। उसके बाद अलग अलग जानवरों की हड्डियों के और प्रजातियों का उसने क्या किया, मतलब शेप बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब उसके बाद इन पत्थरों से अलग अलग आकृतियां बनाना शुरू कर दिया। यानी कि अब मनुष्य ने अपने आप में एक कलाकृतियों के रूप में अपने आप को विकसित करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आज भी देखा जाए तो हमारे उन मनुष्य के द्वारा, उन व्यवस्थाओं के द्वारा, उनके द्वारा जो बनाई गई कलाकृतियां हैं, आज भी इन मनुष्य का, अगर आधुनिक समय की बात की जाए तो आधुनिक समय में भी उस तरीके का कलाकृतियां बनाना असंभव के समान होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के रूप में भी हम उस तरीके का, मतलब बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अक्षरधाम, अक्षरधाम में जो आपकी कलाकृतियां की गई हैं, क्या अक्षरधाम में अक्षरधाम के अलावा और कहीं की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। उसकी जो कलाकृतियां हैं कुछ अलग ही है, बिल्कुल ही हटके है। अब जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके भी कलाकृतियां बनाई जा रही है, उसका भी टक्कर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि देखो भाई, जो चीज एक बन चुकी है उसका सेम डिट्टो कॉपी नहीं हो सकता। मशीन नहीं था पहले, इंसान भाई। आज मशीन देखो, मशीन और इंसान में क्या फर्क पड़ता है, ध्यान रखना। जो इंसान है वो पर्टिकुलर कुछ भी बनाएगा, एक, वो बेशक उसके जैसा चाहेगा बनाने के लिए, लेकिन पूरा कॉपी नहीं बन जाएगा। लेकिन जो एक मशीन होता है पूरा कॉपी भी बना देगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो जो मनुष्य पहले चीजों का निर्माण करता था, वो बेहतरीन तरीके का, और बोल सकते हैं कि अपने मेहनत, और बोल सकते हैं अपने लगन के अनुसार चीजों का निर्माण करता था। उसके बाद मनुष्य की बात कर ली जाए, आखेट और शिकार किया करता था। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। यानी कि मनुष्य अपने आप में अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जीने के लिए, वो अलग अलग जीव जंतुओं का शिकार करके उसको खाया करता था, ठीक है। अब उसके बाद अवशेष जीविता, अवशेष जीविता जिसे हम बोल सकते हैं स्क्रैविंग, जो आपके बोल सकते हैं अवशेष जीविता, यानी कि जो मनुष्य, मतलब अलग अलग जीव जंतु के अवशेष, यानी कि जीव जंतु के जो बॉडी, जो पार्ट्स रह जाते थे गल के, उसे हम अवशेष बोलते हैं, ठीक है। लाइक डेट की फॉर एग्जांपल किसी इंसान की मृत्यु हुई, ठीक है, तो जलाने के बाद उसके राख राख बच जाते हैं ना, उसे हम अवशेष बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में मनुष्य ने धीरे धीरे अपने अवशेष को बचाना शुरू कर दिया। अवशेष यानी कि मनुष्य ने अपने भोजन संग्रहालय को, व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। पौधों का संग्रहण करना शुरू कर दिया। यहाँ पे अब मनुष्य ने पौधों को बारीकी से, मध्यम से, और बारीक मतलब पौधों को क्या करने लगा, उस समय के देखा जाए तो मतलब पौधों को इंसान पूजता था। आज भी देखा जाए तो नीम में, या फिर बोल सकते हो तुलसी में, मतलब तुलसी आज तो बहुत कम घरों में होता है, लेकिन होता है, लेकिन बहुत कम घरानों में अब होने लगा है, ठीक है। लेकिन आज भी बहुत से, मतलब अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो आज भी आंगन में जो है, आंगन यानी कि बोल सकते हैं हमारे घर पे तो बोल सकते हैं आंगन होता है बहुत बड़ा। आंगन में आपका तुलसी का पेड़ होता था, उसके प्रातः काल या फिर सायंकाल जो है आपका उस पे जल अर्पित किया जाता था। तो ये एक बोल सकते हो उनकी सभ्यता थी, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने बोल सकते हैं कि सूर्य भगवान की आराधना भी करना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे प्रकृति को ईश्वर और देवता, और बोल सकते हो प्रकृति को ही सब कुछ मानने लगा था उस समय का लोग, ठीक है। तो धीरे धीरे ये विकास होता गया, और पूरा पाषाण काल जो है ये आपका समाप्त तो होता गया। उसके बाद नवपाषाण युग की व्यवस्थाओं का आगमन हो गया। अगर सोहन संस्कृति की बात की जाए, सोहन संस्कृति जो उसके शब्दावली की बात की जाए, तो यहाँ पे हेलमट जो है, हेलमट जो है आपका बताया गया 1936 में। इसके द्वारा एक बात बताया गया कि पाकिस्तान में जो सोहन घाटी है, सोहन घाटी के नाम पर जो आधारित जो है शिलालेख जो है पहाड़ियों में पाई जाने वाली एक ऐसी औजार में देखने को मिलता है, जो आपका सोहन घाटी है पाकिस्तान में है। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि यहाँ पे जो शिलालेख पाया जाता है ना, वो कहीं भी नहीं पाया जाता। वो पहले भारत का भाग्य था, ठीक है, भाग था, समझ में आया। जब पाकिस्तान ने स्वयं को भारत से अलग किया, तब जाके पाकिस्तान में वो पर्टिकुलर पार्ट चला गया, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान का विखंडन करवाया गया था, ठीक है। अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो ये है आपके सांस्कृतिक रूप में। हिमालय के निचले भागों में देखा जाए तो अलग अलग समितियाँ पाई जाती है। एस्लियम एस्लूनियम पाया जाता है, जो औजारों के रूप में शामिल किए जाते हैं।
कुठार, हस्त कुठार जिसे हैंड एक्सिस के रूप में देखा जाए, यानी कि सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए, कुल्हाड़ी वगैरह भी ये सब पाया जाता था, ठीक है। तो उसके बाद मध्य पूरा पाषाण युग के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे लेवालव्य तकनीक के रूप में डिस्कोर तकनीक से अवतरित रूप में पाया जाता था। यहाँ पे जो संसाधनों का प्रयोग किया जाता था, मानव जो अपने कोर के रूप में अपने आप को पर्यावरण पर समर्पित कर रखा था, वो धीरे धीरे यहाँ पर समर्पण अब धीरे धीरे मतलब खत्म हो रहा था। नर्मदा घाटी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या फिर इथनोरा नामक स्थान हो गया, इन सभी घाटियों में अलग अलग भूमिकाओं का हमने बखूबी वर्णन किया, ठीक है। तो मनुष्य ने अपने आप को आने जाने के स्थान से लेके मनुष्य का विकास से लेके मनुष्य का आगमन तक जो है पूर्ण रूप से ये बताया गया कि मनुष्य ने स्वयं को अपने आप में विकसित करना और तथा प्रातः काल के रूप में अपने जरूरतों के अनुसार उसका बोल सकते हो शिकार करना, भोजन करना, इन सभी व्यवस्थाओं का जिक्र हमने देखा है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स बताइए एक बार। तो अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट का, जैसे कि उपमहाद्वीप की आरंभ जिस जिस प्रकार हुआ, यानी कि जिस तरीके से बैकबेन थ्योरी आपका समाप्त हुआ और जिस तरीके से पूरे पृथ्वी पर विस्फोट हुआ और पृथ्वी जो है टुकड़ों में बंटते हुए धीरे धीरे मतलब एक महाद्वीपों में बंटता गया और उपमहाद्वीप का आगमन हुआ। तो उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले कुछ स्थलों के रूप में देखा जाए, जिसमें अतिरम पक्कल जो है पक्कम जो है, यहाँ पे गुडियम गुफाएं पाई जाती है, गुडला गुफा है, यहाँ पे क्षेत्र है, पेन्नार घाटी तमिलनाडु में है, नर्मदा घाटी मध्य भारत में है, नेवासा गोदावरी घाटी महाराष्ट्र में है, उसके बाद सोहन घाटी पाकिस्तान में है। ये ऐसी घाटियां हैं जो पूर्ण रूप से आपस में सबसे जुड़ी हुई है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है ना, कि ये एक दूसरे के प्रति ऐसे है जैसे कि ये सिमिलर है। आपने देखा होगा कि भारत में छह सात व्यवस्था को देखा जाता है, जो आपके असम साइड के जो राज्य हैं, ठीक है, तो हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से इन घाटियों का भी एक अनोखा विशेषता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 2.3.2 मध्य पाषाण संस्कृतियां या फिर संस्कृतियां। मेसोलिथिक के रूप में जाना जाता है, मध्य पाषाण को मैथेलिसिक के रूप में जाना जाता है। मध्य पाषाण काल का मतलब होता है प्रागैतिहासिक काल के रूप में एक नया काल का आगमन होना। मध्य का मतलब होता है बीच का, ना नया ना पुराना, मतलब बीच वाला, ठीक है। इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे जो है हिम युग है अंत होने लगा। हिम युग यानी कि जो बर्फ जमा हुआ था पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, वो धीरे धीरे गर्म होने मतलब गर्म होकर पिघलने लगा। मौसम में गर्माहट आई, परिस्थितियां बदलती गई, समुद्र स्थल का तल है उसमें वृद्धि होता गया, औजारों में जो है आकार काफी बढ़ता गया, जलीय स्रोत शामिल होने लगे, ठीक है। और यहाँ पर मनुष्य हैं अलग अलग जलीय व्यवस्थाओं के रूप में अलग अलग जो है वो व्यवस्थाओं की स्थिति सूक्ष्म आपके औजार पाए गए। मतलब क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिया भी होगा, माइक्रो माइक्रोबिन दिया होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ट्रायंगल दिया है, उसके बाद लूनेट दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, लूनेट को जैसे हम डी बोलते हैं, जो हमारा मैथ में डी यूज किया जाता है ना, और ट्रायंगुलर के लिए जो आपका ट्रायंगल जो स्केल यूज किया जाता है, तो ये पर्टिकुलर क्या है, हर चीजें इस तरीके से पाई जाने लगी तो मनुष्य ने इनका प्रयोग बखूबी करने लगा। नदियों के किनारे अत्यधिक सबसे ज्यादा घनवान की स्थितियां पाई जाती थी। घनवान का मतलब होता है ज्यादा, अत्यधिक घना, घना मतलब कुछ भी मिल रहा हो अत्यधिक मात्रा में मिल रहा था। यहाँ पर सूक्ष्म औजार पाए जा रहे थे। लगभग 25,000 वर्ष पूर्व की बात की जाए, उसके आरंभ की बात की जाए, तो यहाँ पर 25,000 वर्ष जो औजार पाए जाते थे वो नदियों के किनारे कुछ इस तरीके से बिखरे हों जैसे मान लो कि स्वयं किसी इंसान के द्वारा बिखेर दिया गया हो, ठीक है। धीरे धीरे ये और ज्यादा विकसित होता गया और धीरे धीरे परिस्थितियों में प्राकृतिक में परिवर्तन आते हुए जलवायु जिस तरीके से सामान्य होने लगा, तो जीवन भी संभव मतलब संभव होने लगा। जीवन के संभव होने के कारण मनुष्य ने धीरे धीरे इन संसाधनों का, इन लो व्यवस्थाओं का प्रयोग करके अपनी जरूरतों को पूरा करने लगा।
ठीक है, और अपने जीवन को सरल करने लगा। उस स्थिति में हम देख सकते हैं सींग वाले सुअर का चित्र जो देखा जाता है आपको बहुत बड़ा माना जाता है। भीमबेटका मध्य आपके बोल सकते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा प्रसिद्ध है आपका सींग वाले सुअर का चित्र जो है आपके डायग्राम में भी दिया है। ठीक है, तो इस स्थिति में नृत्य का चित्र यानी कि बोल सकते हो कन्याओं का नृत्य का चित्र भी आप लोग बड़े बड़े कलाकृतियों के द्वारा देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर हर एक क्षेत्र में इन सभी व्यवस्थाओं के रूप में हमारे प्राकृतिक जो है प्राचीन इतिहास का पर्यावरणीय व्यवस्थाओं का स्वरूप वर्णन किया गया है। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं लाइक डेट की आपका कैटरल सेल चित्र यानी कि कैटरल सेल चित्र जो है आपका पर्टिकुलर सेल के रूप में बताया गया है जो अब कर्नूल जिला के आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर सारी बातों का जिक्र किया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो 2012 में इसकी खोज की गई थी, विकिपीडिया के द्वारा इसे पब्लिश किया गया। ठीक है, तो आज हम विकिपीडिया यूज करते हैं, उसके द्वारा पब्लिश किया गया। तो उसके बाद पूरे उपमहाद्वीपों के रूप में मध्य पाषाण कालीन स्वरूप और उसकी संस्कृतियों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है, उत्तरी गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका है, मेवाड़ का पठार हो गया, मध्य भारत का और उड़ीसा हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, मुंबई तट हो गया, तेलंगाना का पठार हो गया और पूर्वी घाट हो गया। इन सभी घाटों का अपना एक अस्तित्व है, खुद का एक अपना बोल सकते हो कि इतिहास है। आपको पता है हिमालय पर्वत मतलब लंबे समय के बाद इंच बाय इंच बढ़ रहा है, मतलब उठ रहा है, उसकी ऊंचाई उठ रही है, पता है? ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे 11th-12th में। ठीक है, तो इस स्थिति में उसके बाद हमारा मध्य पाषाण कालीन समाजों के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग आवासों के माध्यम से अलग अलग संसाधनों के माध्यम से हम लोगों के क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका देख सकते हैं। गंगा घाटी हो गया, दामोदर घाटी हो गया, केरल की तटीय क्षेत्र हो गया, तो और तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। तो इन क्षेत्रों में अपना अस्तित्व है और इन का एक खुद का एक संस्कृति के रूप में गंगा घाटी का मध्य पाषाण युग कालीन आखेट और मछुआरे संग्रह जो मछली पकड़ने वाले थे लोग। ठीक है, तो 14 व्यक्तियों के साथ 11 कस्बे, 30 व्यक्तियों के साथ 24 कस्बे, ये क्या है आपका मतलब फिक्स किया गया था कि अगर 14 व्यक्तियों के साथ 11 कस्बे, 30 व्यक्तियों के साथ 28 कस्बे जो हैं यहाँ पर दिया गया था लोगों को रहने के लिए। ठीक है, व्यक्तियों के एक साथ दफनाया गया। अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक ऐसा हुआ, कस्बों में महादया के रूप में दहा के रूप में 2 ऐसी कब्रें हैं। ठीक है, ये कब्रे के रूप में जाना जाता है, कब्र जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये लोगों के द्वारा कब्र बनाया गया था। 14 व्यक्तियों के साथ 11 कब्र था। ठीक है, 30 व्यक्तियों के साथ 28 कब्र था। ठीक है, तो इन कब्र में जो आपका 2 व्यक्तियों को साथ में दफनाया जाता था। ठीक है, कब कम मोटे और कम पतले वाले लोगों को एक तरीके से मतलब मोटे और पतले वालों को फिर एक साथ दफनाया जाता था और पतले पतले को ना लेके मोटे पतले को ही लेके कंबाइन लेके उसके बाद मनुष्य ने धीरे धीरे अलग अलग व्यवस्थाओं का यहाँ पे बोल सकते हैं कि विस्तार किया। लाइक डेट सुवा हो गया, अचिंद्र हो गया, उसके बाद पुनर्परिष्कृति फलक हो गया, उसके बाद अग्रक हो गया, उसके बाद त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इन व्यवस्थाओं के रूप में मनुष्य ने अपना विकास करना शुरू कर दिया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि जलीय संसाधनों के माध्यम से मनुष्य ने अपने आप को विकसित करना शुरू किया। जलीय व्यवस्थाओं के रूप में मध्य पाषाण का जो स्थिति है, स्वरूप है, उसकी भूमिका सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, आखेट संग्रह में जीवन का विशिष्ट विशेषता परिवर्तन या फिर पारिवारिक व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिला, नजदीकी स्थानीय व्यवस्थाओं का समावेश देखने को मिला, अलग अलग गुफाओं के रूप में आखेट संग्रह का यानी कि खाना पीने का बंदोबस्त मनुष्य ने अपने आने वाले भविष्य के लिए करने लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पेरेंट्स भी वही काम करते हैं भाई, बहुत पुरानी बात है कि पेरेंट्स
जो है आज भी अपने बच्चों के लिए रख कर जाते हैं। उदाहरण के तौर पे बच्चे जितना कमाए नहीं, पेरेंट्स उतना सोचते हैं कि बच्चों को कमा के हम दे दें ताकि वो कभी दूसरों के सामने हाथ ना फैलाए। तो वो क्या कर रहे हैं भाई, वो आपको दान में दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आने वाले भावी पीढ़ी के और उनके समुदाय के लिए अलग अलग जो आखेट संग्रहालय का निर्माण लोगों के द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब आ जाते हैं, हमारा अगला पॉइंट है 2.4, खाना बदोश समाज, समाज या फिर समुदाय। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्थानीय बसावट की बात की जाए, यानी कि स्थान, अलग अलग स्थान पे लोग रहते हैं। तो मनुष्य क्या है, एक सबसे बड़ा क्या था, वो जीविका के रूप में, जीविका का मतलब होता है जीवित रहने के लिए वो माइग्रेट करता था। माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। ठीक है, उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं, माइग्रेट बोलते हैं। ठीक है, एक पक्षी है जो मौसम के अनुसार काफी लंबा माइग्रेट करती है। ठंड के मौसम में वो गर्मी, ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण गर्मी के इलाकों में आ जाती है और लगभग जानते हो कितना किलोमीटर उड़ के आती है? लगभग दस दस हजार किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर सोचो, 10,000, 4,000 किलोमीटर। और वो 2-3 महीने उस फील्ड में रह के फिर वापस अपने क्षेत्र चली जाती है जब मौसम नॉर्मल हो जाता है तो उसका भी आप लोग नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन सी पक्षी है ऐसी। ठीक है, एवरीवन ध्यान रखना सभी, सर्च करके बताइएगा, चाहे कहीं से ही बताइएगा कि, लेकिन बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब यूजफुल नॉलेज है, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा गया है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो मनुष्य है अपने अलग अलग स्थानों पर खाना बदोश के रूप में खाना खाने या फिर अपने जीवन जीने के लिए वो पशुओं का आहार करने के लिए, ठीक है, पहले क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मनुष्य में सद्बुद्धि आई तो उसने अलग अलग जगहों पर फसल बोते हुए अपने जीवन का निर्वाहन करने लगा। लेकिन वहाँ की जो जलवायु है, या फिर बोल सकते हैं बढ़िया ना होने के बाद कारण और उर्वरता शक्ति अच्छी ना होने के कारण, पदार्थों की कमी होने के कारण क्या है, वो इस कारण से भी अलग स्थान पे एक बोल सकते हैं मैदानी और खेतीहाली जगह पे जाके खेती करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया और मनुष्य अपने खान पीन के जीवन में अपना आदान प्रदान की प्रक्रिया में भी यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से मनुष्य है, क्या है कि अगर किसी चीज़ का, किसी अनाज का उत्पादन कर रहा है और दूसरे अनाज का उत्पादन उसके में नहीं हुआ है, तो वो उस अनाज के उत्पादन से दूसरे व्यक्ति से वो एक्सचेंज कर लेता था। आप लोगों ने पढ़ा ही था, उसी को हम बोल सकते हैं आदान प्रदान का, खाना बदोश की व्यवस्था। ठीक है, जिसमें मनुष्य है अपने अनुसार, अपने जीविका के अनुसार इन सभी प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए अपने समुदाय तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं दक्षिण, यहाँ पे एक टेबल में दिया गया है, दक्षिण दक्कन के पशुचारण संस्कृति है। दक्षिण दक्कन के पशुचारण की कर्नाटक के कुरुबा क्षेत्र के रूप में देखा जाए। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण रूप से बताया गया है कि पशुओं के आहार को समाप्त करने के लिए, पशुओं का जो जीवन है वो समाप्त ना हो, इसके लिए क्या है कि जू जैसे या फिर संग्रहालय व्यवस्थाओं का निर्माण भी सरकार के द्वारा आज हम बखूबी देख सकते हैं। जानवरों और पौधों के रूप में और पालतू व्यवस्थाओं के रूप में देखा जाए तो पूर्ण रूप से हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से आज हमारा जो मनुष्य है अपनी आवश्यकताओं में और अपने व्यवस्थाओं में विकसित हो चुका है, उसमें सूझबूझ, उसमें समझ आ चुकी है। तो इन सभी व्यवस्थाओं के रूप में, इन सभी समझ के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि मनुष्य ने अपनी संस्कृति को बेहतरीन करने के लिए, अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और अत्यधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात कर ली जाए तो आर्य इतिहास और पृथ्वी का इतिहास, सोलहन सांस्कृतिक परंपराएं, इन सभी व्यवस्थाओं का यहाँ पे है जिक्र किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? 9
नवपाषाण का काल में आपका कृषि व्यवस्थाओं का उत्पादन अत्यधिक होने लगा। मनुष्य जाति जो है कृषि से संबंधित हो गया था नवपाषाण युग में। ठीक है, जो आज का टाइम है वो आपका नवपाषाण युग ही कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 2.5 पे। 2.5 है हमारा सारांश। सभी पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुसार हमने ये देखा कि मानव अपना जीवन किस तरीके से अपने जीवन को व्यक्त कर रहा है, अपने जीवन को जी रहा है तथा अपने संसाधनों और बोल सकते हो कि आहार और आखेट के माध्यम से अपने आप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हुए या फिर खानाबदोश के रूप में अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है। तो इस प्रक्रिया के रूप में हमने ये देखा कि पूरे इस चैप्टर में मनुष्य और तथा पृथ्वी की ऐतिहासिक व्यवस्थाओं के और घटनाओं का स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि अब कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके पर्टिकुलर अपने चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस का। 2-3 क्वेश्चन है आपका। पहला मैंने रिपीट कर दिया। पहला वो कौन सा मतलब बोल सकते हैं कि हथियार था जिसने मनुष्य ने बनाया था। ठीक है, सबसे पहले कौन से व्यवस्थाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए मनुष्य ने क्या प्रयोग किया। ठीक है, किस चीज का आविष्कार किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वो कौन सी पक्षी है जो वातावरण की स्थिति और बोल सकते हैं कि ठंड के मौसम को छोड़ के अपने क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में लगभग 4000 किलोमीटर दूर दूसरे किसी गर्मीले क्षेत्र में आकर रहने का रहती है और नॉर्मल मौसम होने के बाद अपने क्षेत्र वापस चली जाती है। तो एक तीसरा क्वेश्चन ये था। चौथा क्वेश्चन इस तरीके से लिख लीजिए। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मनुष्य के रूप में अगर देखा जाए सिंधु सभ्यता में ऐसे पाई जाने वाली 3-4 तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।